नमस्कार, मैं ब्रजेश राजपूत विस्तार न्यूज़ के खास शो द टॉक टाइम में आपका बहुत स्वागत करता हूं। टॉक टाइम में हम आपकी मुलाकात करवाते हैं किसी बेहतरीन शख्सियत से, और इस बार हमारे साथ जो शख्सियत हैं वो बहुत कमाल की हैं। उनका नाम है डॉक्टर सुधीर आज़ाद। डॉक्टर सुधीर आज़ाद का परिचय करवाने के लिए मुझे लंबा परिचय देना पड़ेगा, क्योंकि वो लेखक भी हैं, वो फिल्मकार भी हैं, वो कथाकार भी हैं, वो नाटककार भी हैं और बहुत सुंदर कवि भी हैं। सुधीर भाई, आपका बहुत बहुत स्वागत है विस्तार। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो हम आपसे यही बात करेंगे कि आपने जो इतना सब कुछ लिखा है और बहुत तेज़ी से लिखा है, मैं आपका देख रहा था तो तकरीबन 40 से ज़्यादा आपकी किताबें हैं, तो इतना सब इतनी कम उम्र में आपने कैसे लिख लिया? नहीं, ये तो बहुत शुक्रिया सबसे पहले कि आपने कहा कि बड़ी कम उम्र। देखिए, आप खुद एक लेखक हैं ब्रजेश जी, और आप जानते हैं कि हम जो संवेदनाओं का समुच्चय जब एकत्र हो जाता है तो वो कहीं ना कहीं किसी न किसी मीडियम से बाहर आता है। तो मुझे बस ये लगता है कि मैं इसके लिए शुक्रिया करता हूँ मेरे आसपास के लोगों का, ख़ास तौर पे अमरवाड़ा का, मेरे पापा का, मेरे भाई का। ये लोग वो हैं जिन्होंने परवरिश की है मेरी राइटिंग की, और बस चीज़ें इकट्ठी होती जाती हैं। और कई बार ऐसा होता है कि ये बयान होना चाहिए, बाहर आना चाहिए, जो वो कसमसाहट होती है कि आपने भी महसूस किया होगा कि जब कभी कुछ ऐसा लिखना होता है तो फिर हम रात या दिन का कोई आलम नहीं होता, वो तो बस बयान होता है। तो ऐसे विषय जो शायद असमीक्षित हैं, अचर्चित हैं, कहीं नहीं गए हैं, या कुछ ऐसा जो आपको ट्रिगर कर रहा है बार बार कि ये कहा जाना चाहिए, लिखा जाना चाहिए, तो बस ये है और मैं लिखते जाता हूँ। आपकी जो नई वाली हम किताब देख रहे हैं उसका नाम है मैं पहलगाँव, और ये मैं पहलगाँव हालांकि अभी चर्चित है अपने आतंकी हमले के बाद से, मगर आपने इस पर एक नाटक लिख दिया है। इसमें मैंने पहलगाँव को एक पात्र बना के आपने पूरा नाटक लिख दिया। तो क्या है आपको मन में कैसे ख्याल आया और आपने कैसे एकदम नया काम कर दिया ये? सर, दरअसल जब ये आतंकी हमला हुआ, और आतंकी हमला होने के बाद से मेरे जहन में लगातार ये चल रहा था कि हम बहुत बात, जाहिर सी बात है, बहुत सारे हमारे लोग उसमें नहीं रहे। इतना बड़ा हमला था, आतंकी हमला था, पूरा देश उस बात को लेके गुस्से में भी था, और एक कुछ ऐसा लग रहा था कि टूट रहा है। तो मैंने महसूस किया कि मैं एक व्यक्ति के तौर पे जब इसको देखता हूँ, या आप व्यक्ति के तौर पे इसको देखते हैं, तो हम सहानुभूति कह सकते हैं कि मेरी अनुभूति पहलगाम के साथ जुड़ जाए और मैं अपनी बात कहूँ। लेकिन मैंने सोचा कि यदि पहलगाम इस किस्से को कहे, इस घटना को पहलगाम बताए, तो पहलगाम कैसे बताएगा? तो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, ये हिंदी का एक ऐसा नाटक है जिसमें एक नायक स्थान है। और अमूमन ऐसा होता है कि जब आप एकल नाटक लिखते हैं तो एकल नाटक में दर्शन हावी हो जाता है। एकल नाटक में उसका जो एक विस्तार है वो अपेक्षाकृत हावी हो जाता है। लेकिन मैंने इसमें कोशिश की है कि पहलगाम उस किस्से को कहे और उसका दृष्टिकोण वही हो जो उसका दृष्टिकोण है। जैसे एक छोटा सा एग्जाम्पल है कि इसमें पहलगाम जब अपना तारुफ कराता है तो वो कहता है कि तुम जानते हो मैं कौन हूँ, मैं पहलगाम हूँ, मैं हिम आच्छादित भारतीय मंगल तिलक का सर्वश्रेष्ठ चिन्ह हूं, राम की आस्थाओं से सिंचित हूं, कृष्ण की बांसुरी मेरे आसपास बहती है, लिद्दर की नदियों में बुद्ध की करुणा बहती है, और मेरे देवदारों में महावीर का चिंतन है। मैं देवदार हूं, मैं हिंदुस्तान हूं। और अगले बार जब मेरा तारुफ किसी को बताओ तो ये बताना कि हिंदुस्तान का एक मुकम्मल चित्र यदि देखना हो, जो संविधान का सबसे खूबसूरत पन्ना है, पृष्ठ है, वो पहलगाम है। यानी कि आतंकियों के हमले में पहलगाम लहूलुहान हुआ, बिल्कुल पहलगाम बदनाम हुआ, और आपने उस पहलगाम की संवेदनशीलता को पूरा उभारते हुए पहलगाम शहर का, पहलगाम घाटी का, उसका दर्द बयां किया। तो क्या लोग इसको पढ़ के क्या बोल रहे हैं? सर, मुझे लगभग सभी ने कहा है कि मुझे इस एकल नाटक का मंचन भी करना चाहिए, और लगभग 32 हमारे जो शहर हैं पूरे भारत के, वहाँ पे हम इसका भी मंचन करने का हमने योजना बनाई है। तो अभी इसकी तैयारी चल रही है। अच्छा, आपने लिखा बहुत कुछ, आप बहुत वैरायटी का लिखा है। आपने उपन्यास भी लिखे हैं, आपने काव्य संग्रह भी लिखे हैं और नाटक भी लिखे हैं, मगर मैं देखता हूँ कि आपका नाटक पे बड़ी पकड़ है, आप लगातार नाटक लिखते हैं, और जबकि इन दिनों नाटक हिंदी साहित्य में बहुत कम लिखा जा रहा है। दरअसल मुझे ऐसा लगता है कि चूंकि मैंने बच्चों के साथ बहुत काम किया है सर, 15 साल मैंने पढ़ाया भी है हिंदी बच्चों को और सिखाया भी है नाटक, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये एक ऐसा मीडियम है जिसमें आपका जो आर्ट है एक दूसरे आर्ट के साथ ही एक दूसरा भी अपनी जगह बना के उस बात को आगे बढ़ा सकता है जी।
तो मुझे ये माध्यम बड़ा अपना सा लगता है, और मुझे लगता है कि इसमें आप शायद बेहतर कह सकते हैं और एक गुंजाइश रख सकते हैं कि एक दूसरा जो आर्टिस्ट है वो अपनी जगह बना के अपने एहसास या अपनी अनुभूति या अपने नज़र से उस बात को कह सके। तो इसलिए फिल्म या नाटक ये मुझे बड़े करीब लगते हैं अपने। मानी कि आपकी बयानी तो हो, साथ में वो जो दूसरा आदमी हो उसका अभिनय या उसकी कला उसमें और उभार के उसको दरअसल यस बिल्कुल उसको बढ़ा दे, वो तो उसको ये नाटक की खूबसूरती जी बिल्कुल। मैं भी एक और नाटक देख रहा हूँ आपके, इसमें चंद्रशेखर आजाद की माँ की प्रतिमा क्यों नहीं लगी जी, ये भी एक नाटक है जी, ये भी एक नाटक है। तो इसमें आपने किस चीज़ को उभारा है? चंद्रशेखर आजाद की माँ जिनके बारे में लोग कम ही जानते हैं जी। चंद्रशेखर आजाद को तो सभी लोग जानते हैं, फिर जैसे कि आपने कहा कि मैं उन लोगों के बारे में ज़्यादा लिखना चाहता हूँ जिनको लोग कम जानते हैं। हाँ सर, मैं ये कोशिश करता हूँ। दरअसल ये दिसंबर का वक्त था, मैं भावरा चला गया चंद्रशेखर आज़ाद की जन्म झाबुआ के पास। हाँ बिल्कुल। मैं सर वहाँ गया और लगभग रात के 2-3 बज रहे थे। तो छोटा सा किस्सा है 1-2 मिनट का। तो वहाँ पे एक बस स्टैंड के पास एक गुमटी थी, रात को जल रही थी, अलाव जल रहा था। मैंने उनसे अदरक वाली चाय बनवाई। बाजू में एक दादा सो रहे थे, तो मैंने कहा एक आप भी पियो दादा। हम पी रहे थे, मैं उनसे बात करने लगा। मैंने कहा चंद्रशेखर आज़ाद की ज़मीन है ये। तो उन्होंने कहा कि कितने ऐसे कैसे इतने गर्व से बोल रहे हो आप, तो मालूम नहीं कि उनकी माँ के साथ क्या किया हमने। एंड उन्होंने मुझे एक किस्सा सुनाया सर कि चंद्रशेखर आज़ाद की माँ की प्रतिमा लगाने के लिए उनके 2 दोस्तों ने जब प्रयास किया उनके जाने के बाद, तो तत्कालीन सरकार ने ये कहकर कि ये शांति व्यवस्था भंग हो सकती है इससे, या समाज का सौहार्द बिगड़ सकता है, ये कह के वो प्रतिमा नहीं लगने दी। तो मुझे वहाँ लगा कि चंद्रशेखर आज़ाद की माँ मतलब एक भारत माता ही है वो, बिल्कुल। मतलब और उनकी प्रतिमा लगने से, जब एक ऐसा राष्ट्र जो इतना विस्तारित है, एक ऐसा राष्ट्र जिसमें करोड़ों चौराहे हैं, करोड़ों बिल्डिंग्स हैं, जिनमें हजारों नाम लिखे हुए हैं, एक चौराहा एक नाम के साथ अगर आ जाता, एक प्रतिमा अगर एक नाम के साथ आ जाती, तो कौन सी व्यवस्था बिगड़ने वाली थी। तो मुझे यही उसके बाद लगा कि मैंने इसमें पात्र गढ़ा है सर, एकल नाटक का, स्वतंत्र नाम है उसका, और स्वतंत्र कहता है कि चंद्रशेखर आज़ाद, यार तुम क्या सोच के देश के लिए मर गए? तुम लोग पागल थे क्या? तुम्हारे सारे दोस्त पागल थे क्या? क्या तुम नहीं जानते थे कि आज़ादी के बाद क्या होने वाला है? या तुमने ये सोचा ही नहीं? खैर बहरहाल चंद्रशेखर आज़ाद, मुझे लगता है कि मुझे हक नहीं है कि मैं तुम्हारा नाम भी ले सकूं। यह हादसा है सर, और जब ये सुना तो फिर कैसे रह सकते थे, मुझे लगा कि कहना चाहिए। और आपने शुरुआत ही ऐसी की है कि हमारी आने वाली पीढ़ियां भी इसे पूछेंगी कि चंद्रशेखर आज़ाद की माँ की प्रतिमा क्यों नहीं लगी। तो ये बड़ा सवाल है। बिल्कुल सर, और मेरे ख्याल से हमारा देश इतना महान है, इतने महान बलिदान को अगर हम भूल जाएं, इन लोगों को अगर हम भूल जाएं जिनकी वजह से हम आज़ाद हैं, आज मैं अपनी बात कह सकता हूं, लिख सकता हूं, आप अपनी बात कह सकते हैं, लिख सकते हैं, आप अपने हक की आवाज़ उस तरीके से कह सकते हैं कि आपकी आवाज़ सिर्फ आपकी आवाज़ ना रह जाए, पूरी जनता की आवाज़ बन जाए। ये हक हम इन लोगों ने दिया है। मगर आपका पूरा लेखन देख रहे हैं तो उसमें उन लोगों पे आपने ज़्यादा लिखा है जो आज़ादी के आंदोलन से जुड़े लोग रहे हैं जी। उनको आपने लगातार लिखा है, फिर चाहे वो बिरसा मुंडा हों, चाहे नेताजी सुभाष चंद्र बोस हों, चंद्रशेखर आज़ाद हों, और अहिल्याबाई पे तो खैर अलग मामला है, मगर आपने लगातार उन पे लिखा है, और फिर आपका नाम भी आपने आज़ाद रखा हुआ है। तो इसका कुछ ताल्लुक है क्या? नहीं सर, कुछ नहीं है, ये तो मैं बस बहुत छोटा था और एकदम मेरे जहन में आया, और मैंने पापा से कहा, और मेरे पापा ने कहा कि ठीक है। तो वो तो उनका मतलब, मेरे पापा हिमालय, तो बस उन्होंने पता नहीं जो भी सोचा होगा, मैं तो बहुत छोटा था और मैं बिल्कुल उतना समझदार नहीं था कि ये सोच के मैंने नाम रखा। लेकिन हाँ, एक सिलसिला बनता गया सर, और बस मैं यही सोचते रहा लगातार कि मतलब ऐसे लोग जो चुपचाप बिना कुछ कहे देश की आज़ादी के लिए, खुदीराम बोस 18 साल की उम्र, करतार सिंह सराभा, गंगू मेहतर, उन पे मेरा एक नाटक आ रहा है। गंगू मेहतर को कितने लोग जानते हैं सर? एक ऐसा क्रांतिकारी जिसने 90 अंग्रेज़ों को मारा था, हम नहीं जानते। मुझे ऐसा लगता है कि आज़ादी से पहले, मतलब मैं ये कह रहा हूँ बहुत अधिकार के साथ कह सकता हूँ मैं ये, कि आज़ादी से पहले जिन लोगों को मर जाना था वो सारे जिंदा रहे, और आज़ादी के बाद जिन लोगों को जिंदा रहने का हक था वो सब शहीद हो गए। ये सारे वो लोग थे सर। आज हम मांडू को प्रेम की नगरी कहते हैं। आप मांडू का इतिहास, हम मांडू का इतिहास कितना जानते हैं? रानी दुर्गावती की जाने की वजह की जो पहली श्रृंखला है वो मांडू है। हम खैर बात निकलेगी तो आपने रानी दुर्गावती पे भी लिखा है। जी, रानी दुर्गावती पे मेरा महाकाव्य है, और जब मैंने वो पढ़ा तो उस समय मैंने सोचा कि हम
एक भारतीय होने के नाते कितना जानते हैं हमारे देश को? मैं बिल्कुल दावा नहीं करता, मैं सच कहता हूं सर, जो थोड़ा बहुत मैंने काम किया ना, ये कोई कुछ भी काम नहीं है। मतलब इतना काम करना है, इतना काम किया जाना चाहिए, क्योंकि जब ये मेरा गुनाह है अगर मैं बड़ा हूं और मैंने बच्चे को नहीं बताया कि ये राष्ट्र है, ये जो समृद्धि है, ये जो खूबसूरती है, ये जो आज़ादी है, इसकी वजह क्या है। बिल्कुल। तो वो चीज़ कौन देती है और वो मैं लिखता हूँ। फिर इसमें आपने कहाँ से इतना रेफरेंस और इतनी सब जानकारियाँ जुटाते हैं? सर मैं लगातार मैं रिसर्च करते रहता हूँ, पढ़ते रहता हूँ, और अभी जब मैंने देखा कि 15,000 शहीदों की सूची है, 15,000 शहीदों के नाम है, तो मुझे ये लगा कि आप मुझे बताइए, आपका तजुर्बा मेरे से लाख बेहतर है कि अगर आप 10 शहीदों के नाम पूछें तो लोग 8वें 9वें नंबर पे नेताओं के नाम लेना शुरू कर देते हैं सर। 15,000 शहीद, और जिन 5 लोगों को हम जानते हैं उनकी माँ जंगल से लकड़ियां बीनती हुई भूखी प्यासी मर जाती हैं, ये राष्ट्र है। तो लगता है कि कहीं ना कहीं कुछ तो गलत है, कुछ गड़बड़ हो गया। और अच्छा, आपने पीएचडी भी की है, वो नेताजी सुभाष चंद्र बोस पे की है जी। तो ये आइडिया कहाँ से आया कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने आपको इतना प्रेरित किया हो कि आपने तो पीएचडी की है? सर, नेताजी सुभाष चंद्र बोस पे पीएचडी करने की सबसे बड़ी वजह थी कि मैं तो मिर्ज़ा गालिब की गज़लों पे काम करने वाला था। सच कहूँ आपसे, पर कालांतर में एक शख्स मिले और उन्होंने कहा, बड़े बुजुर्ग थे, रिटायर्ड थे सेना से, और बस उनका एक कथन था, और जो बेबसी थी उस कथन की, वो तब भी मैं हंसी में उड़ा के नहीं तो अनसुना करके चला गया था कि बेटा, मेरा बड़ा मन था कि मैं नेताजी सुभाष चंद्र बोस पे काम करूं, पर खैर अब तो उम्र हो गई। उसके बाद वो मुझे मिले नहीं, पर मुझे ऐसा लगा कि चाटा मारा है गाल पे उन्होंने तरुणाई के, कि हमारे पास तो वक्त है ना, वो तो अपने हिस्से का काम करके गए हैं ना, बेहतर हम क्या कर रहे हैं। आप यकीन मानेंगे, आज़ादी से जुड़े हुए लोगों में जिन 2 लोगों पे सबसे ज़्यादा पीएचडी हुई है, वो 70-80 हज़ार से ज़्यादा एक यूनिवर्सिटी में हुई है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस को हिंदी साहित्य, हिंदी का सब्जेक्ट ही मानने को तैयार नहीं था, यह हादसा है। पर मुझे लगता है कि मैं खुशनसीब था कि वो उस विषय ने मुझे चुन लिया, और जब मैंने उन पे काम किया तो बड़ी मुश्किल से काम हुआ, और मुझे बाद में पता चला कि ये पहली पीएचडी है एकेडमिक रूप से जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस पे हुई है। अच्छा, आप लगातार फिल्मों पे भी काम करते हैं, आपने भोपाल गैस कांड पे भी काम किया है, तो भोपाल से आपको बहुत लाड़ है, बहुत स्नेह है, बहुत प्यार है। आपने भोपाल पे एक नज़्म भी लिखी हुई है जी। तो मैं सुनना चाहता हूँ कि आप भोपाल के बारे में ज़रा कुछ आपकी नज़्म सुनो। सर, भोपाल मोहब्बत का शहर है। अच्छा, क्या बात है। और मतलब ये ऐसा शहर है कि रत जगह में अगर आप किसी दिन उदास होकर बेतरतीब रात को निकल जाएं और किसी बेंच पे बैठ जाए ना, तो वो बेंच आपकी हमसफ़र हो जाती है। ये मोहब्बत का शहर है भोपाल। यहाँ का लहजा देखिए आप, यहाँ की ज़बान देखिए, यहाँ के लोग देखिए, मतलब हर कोई अपने आप में एक मुकम्मल तस्वीर है, मुकम्मल उसकी एक तहरीर है, उसका एक अपना एक किस्सा है, जो आपसे अपरिचित होने के बाद भी वो आपसे बयान कर सकता है। ये भोपाल है। तो मुझे 2 मिसरे याद आ रहे हैं जो मैंने उस नज़्म में कहे थे, मुझे पूरी नज़्म भी याद नहीं आ रही है। वो मिसरे ये थे कि एहसास नूर नफासत का शहर है, सच कहता हूँ मेरे दोस्त, भोपाल मोहब्बत का शहर है। क्या बात है। तो मतलब इस शहर के साथ भी कमाल ये है कि मैं तो बस भाग के यहाँ आ गया था, और कई शहर ऐसे होते हैं जो घर हो जाते हैं, कई शहर ऐसे हो जाते हैं जो आपको एहसास दिलाते हैं कि अभी कुछ लोग बाकी हैं, अभी कुछ लोग जिंदा हैं। तो मुझे भोपाल शहर से ज़्यादा बुजुर्ग लगता है सर, जो किसी के भी साथ हो सकता है, जाति धर्म समुदाय पूछे बगैर। गैस कांड पे भी आपने काम किया, और अपनी पहली फिल्म या डॉक्यूमेंट्री भोपाल गैस कांड पे बनाई थी। जी, हिंदी की पहली जो डॉक्यूमेंट्री थी भोपाल गैस ट्रेजेडी की, वो मैंने बनाई थी सर 2010 में। और वो भी बड़ा कमाल था कि एक छोटे से घटनाक्रम के बाद में जुड़ा पहली मर्तबा। गीतांजलि गर्ल्स कॉलेज जो है, मैं वहाँ एज ए कॉन्ट्रैक्ट बेस हिंदी लेक्चर था, मैं वहाँ पढ़ाता था। तो मुझे वहाँ एक मेरी स्टूडेंट ने बताया कि ये भोपाल गैस ट्रेजेडी मतलब वहाँ पे हुई थी, वो अलग किस्सा था, वो कभी मैं बताऊँगा आपको। तो ऐसे में उनसे जुड़ा और धीरे धीरे मैं काम करने लगा। और जब मैं भोपाल गैस ट्रेजेडी पे फिल्म कर रहा था, तो सर मुझे बहुत सपोर्ट किया लोगों ने, बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। मेरे स्टूडेंट्स ने किया। एक मुझे सौरभ गर्ग हैं, मतलब अब वो नहीं रहे, लेकिन सबसे बड़ी ज़मीन मुझे उस फिल्म बनाने के लिए उन्होंने दी।
ज़मीन कह सकता हूँ मैं, एक मेरा विश्वास बढ़ाया, और फिर मैं धीरे धीरे सीख के किया। तो एक, और उसमें सबसे ज़्यादा जो सर वो एक जो तस्वीर है वो एक बच्चे की, जो मैंने एक नज़्म लिखी, सबसे पहले मैंने उसमें नज़्म लिखी थी जो दफनाने, जी हाँ, वो फोटोग्राफर रघु राय की तस्वीर जी है। रघु राय जी की तस्वीर। तो मैंने उसमें एक नज़्म लिखी थी कि पापा उठाओ ना मुझे, पापा उठाओ ना मुझे, मिट्टी गढ़ती है बहुत, बहुत बढ़िया। माँ की गोद में नरमी है वहाँ जाना है। मैंने एक नज़्म लिख के रख दी, लेकिन उसके बाद वो नज़्म लिख के मैं रह नहीं पाया। मुझे लगा ऐसे कितने बच्चे हैं, ऐसे कितने चेहरे हैं। और हादसा ये नहीं था, दरअसल भोपाल के ट्रेजेडी को लेकर लोग सोचते हैं कि वो दिन था जो हादसा था। हादसा उसके बाद शुरू हुआ है सर। मतलब मैं, एक शेर है उसमें कि हादसा ये नहीं कि हादसा हो गया, हादसा ये कि हम सब खामोश हैं। हाँ। भोपाल की दूसरी और तीसरी पीढ़ी जिसको व्यवस्था गैस पीड़ित ही नहीं मान रही है, वो हादसा है। आज आप वहां जाके देखिए सर, एक एक बच्चे के चेहरे पे वो 3 दिसंबर दिखता है। तो आप कैसे ठहर सकते हैं फिर? वो हादसा वहाँ रुका नहीं, वो लगातार मुसलसल चल रहा है सर, अभी चल रहा है। वो ये जो 340 मीट्रिक टन कचरे की हम बात करते हैं, वो कचरा जो जमीन से हमने निकाल लिया, वो प्रदूषण नहीं है, वो तो दिख रहा है सर। 35-40 बरस की बारिश ने उस जहर को जो 4 किलोमीटर नीचे पानी में घोल दिया है, उस कचरे को कौन निकालेगा? वो जो 5 किलोमीटर की बस्तियों के लोग उस कचरे को आज भी किसी न किसी तरीके से पी रहे हैं, उस कचरे को कौन निकालेगा? क्या पर्यावरणीय पुनर्वास के सिद्धांतों की अनदेखी नहीं की गई? क्या हमने मुआवजा एक डेफिनेट जरासी संख्या के आधार पर नहीं मांग लिया? क्या सामाजिक पुनर्वास को लेकर हमने सोचा? ऐसी इतने सारे पहलू हैं। और मुझे जो सबसे ज्यादा उसमें वो किया कि सर, किसी भी बड़े हादसे को आप देख लीजिए, उसका चेहरा बच्चा ही है। तो इसलिए मैंने दूसरी और तीसरी पीढ़ी के बच्चों को मैंने इसमें हाईलाइट किया। और जो गैस पीढ़ी संगठन है भोपाल के, सारे लोग, सब लोगों ने बहुत मन से मेरा साथ दिया। मैंने जब उनसे कहा कि मुझे कुछ आपसे जानकारी चाहिए, मुझे आपसे बात करनी है, उन्होंने बात की। तो ये मैं पूरी फिल्म ये सब कुछ उन्हीं की है सर। तो आपकी फिल्म का नाम भी टैंक नंबर 610 था? हाँ, टैंक नंबर E610। अच्छा। हाँ, वो 3 टैंक में जो एक नंबर था, वो नंबर था। जब गैस कांड के 25 साल पूरे हुए थे, तो मैं जिस ऑर्गेनाइजेशन में था, तो हम लोगों ने भी यहाँ एक फिल्म की थी, बड़ी एक डॉक्यूमेंट्री, उसका नाम भी ये रखा था, टैंक नंबर 610। ओ ग्रेट। और वो उतना बढ़िया मौका था कि हम लोगों ने परमिशन लेके उस कारखाने के अंदर रात में शूट किया था। बिल्कुल ऐसे ही किया था सर मैंने भी। पूरा कारखाना दिखाया था, रात के अंधेरे में दिखाया था, वो मौत का कुहासा दिखाया था। मगर पर्यावरण पे बात करते करते फिर याद आया कि आप लगातार पर्यावरण पे लिखते हो। नदियों पे आपके काव्य संग्रह हैं, पहाड़ पे आपने लिखा है, जंगलों पे आपने लिखा है, तो आप इतने नदी प्रेमी क्यों हैं? सर, मुझे लगता है कि हमारे रगों में नदी ही तो बह रही है, और क्या है। अगर हम अपने भारतीय धार्मिक दर्शन की बात करें, तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर किसी भी बच्चे की स्मृति में सबसे गाढ़ी कोई चीज़ है, तो वह दादी की कहानी। तो वो दादी की कहानी के समानांतर, वो दादी की कहानी का जो पानी हमें बह रहा है ना, वो नदी है दरअसल, मुझे ऐसा लगता है। और मुझे लगता है कि चाहे नदी हो चाहे पेड़ हो, ये हमसे चाहते क्या हैं? मतलब मुझे लगता है, अभी मैं एक बात करते करते एक बात कह रहा था, मैं दोबारा दोहरा रहा हूँ सर, कि जो अगर आप वाकई इंसान बन गए ना, तो आप कामयाब हैं इस जमाने में। मतलब किसी व्यक्ति का नदी हो जाना, किसी व्यक्ति का पेड़ हो जाना, किसी व्यक्ति का पर्वत हो जाना, ये तो उसका चरम उत्कर्ष है। मतलब आपने अपने जीवन में संतत्व प्राप्त कर लिया, आप महामानव बन गए अगर आपके अंदर नदी आ गई, आपके अंदर पेड़ आ गया तो। क्योंकि इनका भाव, इनका दर्शन क्या है? नदी देते 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 चली जाती है। आपकी बात से मुझे एक छोटी सा एक टुकड़ा याद आ गया, एक कविता का सर। हम जहाँ बैठे हैं, बाणगंगा जी, बाणगंगा चौराहा है। हाँ, नदी थी। हाँ, मैंने कविता लिखी है कि अब ये कविता है, हादसा ये कि ये कविता है कि बाणगंगा एक चौराहा है, लेकिन पहले नदी थी। मैं उस चौराहे के चारों रास्तों से मीलों तक जा चुका हूं, लेकिन कोई भी रास्ता मुझे नदी तक नहीं ले जाता। कैसी व्यवस्था है, कैसे लोग हैं। मैं भी यहीं कहीं रहता हूं। मैं कितना मनुष्य हूं कि जो बाणगंगा कभी नदी थी, अब चौराहा है। यह हादसा है सर। आपकी किताब का नाम है किसी मनुष्य का पेड़ हो जाना। तो ये भी वही लाइन है कि माने आदमी पेड़ को समाहित कर ले अपने विचार में, अपने मन में। और बिल्कुल बिल्कुल, किसी मनुष्य का पेड़ हो जाना बुद्ध हो जाना है उसका सर। हाँ। उसका कबीर हो जाना है। हाँ। मैं इसमें एक छोटा सा टुकड़ा है कविता का कि जिन घरों का निर्माण
पेड़ काटकर हुआ है, दरअसल वो घर नहीं है, वो कब्रिस्तान है जहाँ हम रह रहे हैं। मुझे याद है, बहुत सुंदर लाइन है। आपने इसमें लिखा है कि किसी पेड़ को चुपचाप देखना उससे अपना सब कुछ कह देना है, और किसी पेड़ से लिपटना अपने आप से गले लगना है। क्या बात है, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप जिस लहजे में पढ़ रहे हैं कि पूरी किताब पढ़ दें आप। अब मैं चाहूँगा कि आप कुछ पढ़ के समझें। मैं ज़रूर इसकी कुछ क्योंकि ये बहुत अद्भुत चीज़ है कि नदी, पेड़, इन लोगों से आदमी लोग पसंद तो करते हैं, पर इतना प्यार नहीं करते कि प्यार में कोई किताब लिख दें, पूरा काव्य संग्रह लिख दें, और वो काम आपने किया है। सर बहुत शुक्रिया। मैं एक कविता पढ़ता हूँ, बूढ़ा बरगद। आपके सामने मंजर आएगा सर, वाकई आपको लगेगा ये स्क्रीन प्ले, सुनिएगा कि बहुत पहले यहाँ बीचों बीच गांव में एक पेड़ हुआ करता था बरगद का। बहुत पहले यहाँ बीचों बीच गांव में एक पेड़ हुआ करता था बरगद का। गांव का बुजुर्ग था वो बूढ़ा बरगद। कोई मसला हो, कोई मुश्किल हो, सारे गांव वाले उसके साए में बैठ जाते थे और कोई ना कोई ढूंढ लेते थे समाधान, बेहद सरल और बहुत आसान। लेकिन दौर बदला और गजब बदला। घर, आंगन, कुआं, खेत सब बदला। समाधान देता था जो बरगद, वो गांव वालों को समस्या लगने लगा। उस बूढ़े बरगद को काटा, गिराया और फिर एक सीमेंट का पक्का चबूतरा वहां बना दिया। अब सुनिएगा सर हादसा क्या है कि बूढ़े बरगद को काटा, गिराया और फिर वहां पे सीमेंट का एक पक्का चबूतरा बना दिया। पहले जहां बरगद के साए में रोज मसले निपट जाते थे, अब वहां उस चबूतरे में रोज नए मसले बनते हैं। क्या बात है। अब ये क्या है, ये अब आप इसको कविता कह लें क्या कह लें, पर आप भी इसके किरदार हैं, मैं भी इसका किरदार हूं। बिल्कुल। एक और आपकी बहुत अच्छी किताब है जो मुझे बड़ी पसंद आई, जो आपने लिखा है वो हिंदी सिनेमा में राम। तो ये क्या है, शोध है आपका या किताब है? हाँ सर, ये तो कैसे आपको विचार आए कि भगवान राम कितने गहरे हैं और हिंदी सिनेमा में उनका माने कितने लंबे समय से उनका उपयोग हो रहा है और आदि पुरुष तक हो रहा है? बिल्कुल, दरअसल आपने बिल्कुल जो एक ब्रैकेट बनाया है वो वही रीज़न है इसका कि जब अभी एक फिल्म आई थी राम पे, तो आदि पुरुष। हाँ तो उस फिल्म में जो सबसे बड़ी चीज़ थी वो ये था कि आज हम कल से बेहतर हो गए हैं तकनीकी रूप से। बिल्कुल। हमारी सुविधाएं अत्याधुनिक हो गई हैं, हम और बेहतर तरीके से बयान करना सीख गए हैं। लेकिन इस सब सुविधा में, ये सारी तकनीकों में एक जो सबसे बड़ी चीज़ कसमसाई है, वो कसमसाए हैं हमारे शाश्वत मूल्य। तो मैं दरअसल इस किताब के मुझे लगा कि ज़रूरत क्यों है, क्योंकि यदि मैं राम पे काम कर रहा हूँ, यदि मैं राम भगवान पे फिल्म बना रहा हूँ, तो मेरी जिम्मेदारी ये है कि मैं उन संवेदनाओं का, उन आस्थाओं का ख्याल रखूँ जो भारतीयता को सीधा राम से जोड़ती हैं। क्योंकि राम भारत का स्वभाव है, भारत की संस्कृति पुरुष हैं। राम किसी एक धर्म की नहीं है, राम मतलब भारत राम है पूरा। तो यदि मैं राम पे फिल्म कर रहा हूं, तो मुझे ये बहुत जरूरी जानना कि मैं ये समझूं कि भारत की जो वैभिन्नता है वो क्या है। आज यहां जो राम की कहानी है, अगर दूसरे प्रांत में वो राम की कहानी है, तो मेरा रचनात्मक दृष्टिकोण क्या होना चाहिए कि मैं राम को ऐसे प्रस्तुत करूं कि वो किसी की भी मान्यता या किसी की भी आस्था को प्रभावित ना करे। तो मुझे ऐसा लगा, और जब मैंने देखा हमारी पहली फिल्म सर, ब्लैक एंड व्हाइट की पहली फिल्म क्यों राजा हरिश्चंद्र थी, उसका कारण क्या था? वो कथा थी। कथा भारत के हृदय में रहती है। जैसे मैंने बताया, हर एक बच्चे के पास एक कथा है, कहानी है। तो राम अनिवार्यता है भारतीय सिनेमा की, भारतीय समाज की, भारतीय जनमानस की। और इसीलिए प्रारंभ से लेकर अभी तक 21 फिल्में बनी हैं जो रामायण पे आधारित हैं, ब्लैक एंड व्हाइट से लेकर अभी तक। उन सारी फिल्मों में जो एक समानांतर चीज जो लगातार बहती रही है, वो ये रही है कि जो निर्देशक था, जो रचनाकार था, वो अपने तरीके से बात कहते रहा। तो मूल्य वही रहे, लेकिन संदर्भ और दृश्य बदलते गए। तो मुझे लगा कि ये किताब लिखना इसलिए अनिवार्य है कि मैं इस किताब के माध्यम से ये कह सकूं कि राम भारत की अनिवार्यता है, और एक इतना विशाल चरित्र जिसमें कि सिनेमा की असीमित संभावनाएं हैं। मतलब पूरी रामायण को पर्दे में उतारना तो बहुत बड़ा दुस्साहस का काम है सर। राम का एक चरित्र, राम का एक घटनाक्रम यदि आप कह लें, तो वो आपको जीवन का सबसे बड़ा मूल्य दे देगा। और राम ऐसी कहानी है जो लंबे समय से बार बार दोहराई गई है, अलग अलग रूपों में दोहराई गई है, अलग अलग तरीके से कही गई है, मगर वो राम का जिस तरीके से उस तथाकथित फिल्म में अवमूल्यन हुआ, उसने आपको चोट पहुंचाई। दरअसल
और फिर उस पर आपने इतनी बिल्कुल। ये शो खत्म करते करते आपकी 4 लाइनें को सुनना चाहता मैं सच कहता हूँ आपसे कि अभी आप कह रहे थे तो मुझे बस इसी से बात खत्म करनी चाहिए कि मैं राम जी से ही बात खत्म करूंगा। तुलसीदास जी की 4 पंक्तियां हैं कि पुनि पुनि कितने ही सुने सुनाए, ही की प्यास ना बुझत बुझाए। ये राम है। क्या बात। आप जितना कहेंगे राम को, जितने तरीके से बयान करेंगे राम को, हर बार एक नयापन लगेगा, लेकिन मूल्य जो रहेंगे वो शाश्वत रहेंगे और वो आपके भारतीय चेतना के, भारतीय दर्शन के, भारतीय सांस्कृतिक उत्थान की भावभूमि रहेंगे। चलिए सूर्य भाई, आपको बहुत बहुत शुक्रिया, और आपने आए इतनी सारी बातें की, और आपने इतना गहरा लेखन किया है और इतना सारा लेखन किया है। हम चाहते हैं वो सारा सब कुछ जनता के सामने आए और लोग उसको देखें, पढ़ें और समझें। और आप जिस शिद्दत से लगातार लिख रहे हैं उसको हम लोग सराहते हैं और चाहते हैं कि आपकी 40 नहीं कुछ और किताबें आए, नए नए विषयों पे आए, और इसी गहराई, इसी शिद्दत को, जिस तरीके को आप जीते हो उसी तरीके से लगातार लिखते भी रहें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया विस्तार न्यूज़ में आने का। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इतनी सारी दुआएं एक साथ दे दी तो एक बड़ा भाई ऐसा दे सकता है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए, तो ये थे डॉक्टर सुधीर आज़ाद। अब मुझे दीजिए इजाज़त। अगली बार टॉक टाइम में कुछ ऐसी और अच्छी शख्सियत से आपकी मुलाकात करवाऊंगा। नमस्कार।